नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मंगलसूत्र और इसके 8 भाग अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो 8 भाग नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारे पार्ट दिए हुए हैं, वो जा कर के आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए 9वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो विशाल, तुम बुरा मत मानना। तुम्हें पता है कि पार्टी में मेरे फिल्म स्टार्स भी आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आएंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मीडिया के भी काफ़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी। इसलिए मैं ये पार्टी अपने खर्चे पर करना चाहती हूँ। इस पार्टी में काफ़ी खर्चा होगा। विशाल, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोटा दिखाने के लिए ऐसा कह रही हूँ, बल्कि मैं जानती हूँ कि पार्टी बहुत एक्सक्लूसिव होने वाली है। प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरह की पार्टी नहीं करूँगी। पर यह हमारी शादी की पार्टी है, बस इसलिए मैंने सबको इनवाइट करने के लिए सोचा है। बट अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं सब कुछ नहीं करूँगी, छोटी सी पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं। परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे तुम्हारी इस पार्टी में कितना खर्च होने वाला है? 30 लाख। सुहानी, इतना पैसा तो मेरे और मेरे पापा के बैंक बैलेंस में भी नहीं होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी पार्टी करोगी तो उसमें ज़्यादा कम से कम इतना तो हो ताकि मैं अपने पैसों पे अरेंज कर पाऊँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ विशाल, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं पार्टी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? बिल्कुल करो, बस अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। चाहिए ना? तुम उस पार्टी में सबसे स्पेशल लगनी चाहिए और मुझे ढेर सारा प्यार जो देना है तुम्हें। चलो चलो तो फिर शुरू करते हैं। विशाल, क्या शुरू करते हैं? अरे वही जो करते हैं। सो जाओ, कल मुझे पार्टी की अरेंजमेंट करनी है। 1:30 बजे वैदेही चुपचाप अपने कमरे से निकलती है। अपने फेस पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलती है। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद वह एक टूटे फूटे खंडर के पास पहुंचती है। वहां पर एक शख्स आता है जिसे देखकर वेदई कहती है, इतनी रात में मिलने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन पर तुम ढंग से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए बस तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। काम कहाँ तक पहुँचा? अभी चल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन दोनों के बीच झगड़ा करवाने की। कुछ ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी दोनों अलग हो जाएं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि विशाल घर पर ज़्यादा नहीं रहता। सुहानी की तो अलग ही दुनिया है, और वैसे भी अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। इतनी जल्दी मैं कैसे काम स्टार्ट कर सकती हूँ? थोड़ा तो समय लगेगा। सुहानी को प्यास लगती है, पर बोतल में पानी नहीं होता। सुहानी पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि वैदेही बाहर से अंदर की तरफ आ रही है और अपने कमरे में चली गई। इससे बाहर गई थी अकेले, इसकी जान को खतरा है। ये लड़की क्या खेल खेल रही है? इधर मुंबई से बाहर उसी घर में एक शख्स बैठा सभी तस्वीरें देखता है जिस पर उसने क्रॉस का निशान लगा रखा था। सारे गुनहगार मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं। उन्हें भी सजा मिलेगी। पर अब अगला नंबर है विशाल के पापा राघव का। देखना है इंस्पेक्टर विशाल अपने बाप को बचा पाता है कि नहीं। बेचारा काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ना तो किसी को बचा पाया और ना ही कातिल तक पहुंच पाया। बेकार होकर घर पर बैठ गया है। अब देखना है अपने बाप को बचा पाएगा या नहीं। सुहानी सुबह उठकर वैदेही के पास जाती है। वैदेही, ये लो उस कंपनी का नंबर जिसमें मैंने तुम्हारे लिए नौकरी लगवाई है। प्लीज़ उससे बात कर लेना और 2 दिन के बाद कंपनी ज्वाइन कर लेना। जी, आप कह रही हैं सुहानी जी? विशाल जी ने कहा है कि अभी मैं कहीं नहीं जा सकती, खतरा है मुझ पर। सुहानी वैदेही का हाथ पकड़कर कहती है, अब धोखा और झूठ उसे देना जो तुम्हें जानता ना हो। इस घर के लोग सीधे साधे लोग हैं, लेकिन मैं नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में फरियाद, दिल में छल, उसे मैंने उसी दिन जान लिया था जिस दिन इस घर में तुम आई थी। ये क्या कह रही हैं सुहानी जी? अरे हम तो खुद मुसीबत में हैं। सुहानी उसका हाथ दबाकर कहती है, ड्रामे बंद कर। कल रात को मैंने तुझे बाहर से अंदर आते हुए देखा था। जब तू इतनी रात में अकेली जा सकती है तो दिन में क्यों नहीं निकल सकती? इन सब चीज़ों के पीछे तेरा क्या मकसद है? देखिए सुहानी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस बाहर से कोई आवाज़ आई थी तो मैंने खोल कर देखा, बाहर देखा था, फिर बंद करके अंदर आ गई। अपना ये ड्रामा किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। चुपचाप ये कार्ड उठा और नौकरी के लिए जाओ, इस घर से निकल जाओ। विशाल को आता देख जोर जोर से रोने लगती है। हमें माफ़ कर दीजिए सुहानी, लेकिन हम ऐसे कैसे नौकरी पर जा सकते हैं? सुहानी, तुम कर क्या रही हो? और वैदेही, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना विशाल जी, सुहानी जी हम पर फालतू से नाराज़ हो रही हैं। सुहानी, क्यों वैदेही को परेशान कर रही हो? परेशान कर रही हूँ? इससे पूछो कल रात 2:30 बजे कहाँ पर थी। देखिए ना, सुहानी कह रही है कि हम कल रात 12 बाहर निकले थे, जबकि हम तो कहीं नहीं गए। सुहानी, तो मेरे साथ चलो। विशाल सुहानी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। देखो सुहानी, मैं जानती हूँ तुम वैदेही को पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज़ उस पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाओ। अरे वो बेचारी तो खुद ही परेशान है। विशाल कोई बेचारी नहीं है, वह धोखा दे रही है सबको। विशाल का कॉल आता है और विशाल बाहर चला जाता है। कुछ पता चला?
सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली है, आप मुझे इस वक्त मिल सकते हैं? मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। सुहानी को बता देना माँ कि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर तक आऊँगा। बेटा आज रात में बहू ने पार्टी रखी है तो इंतजाम में उसकी मदद नहीं करेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दोपहर तक आ जाऊँ। पार्टी तो वैसे भी रात में होने वाली है। विशाल नरेश के पास जाता है। नरेश क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? सर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था। सर अभी तक हमें सिर्फ इतना पता था कि देवयानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन सर देवयानी ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। लेकिन हमारी तो खुद उस नर्स से बात हुई थी ना, जो देवयानी की डिलीवरी के वक्त थी। उसने हमें कहा था कि देवयानी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। सर हमें बस यही पता करना है, क्योंकि मैंने अपने इन फॉर्मल्स को चुपचाप हॉस्पिटल से देवयानी की रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए बोला था, और उसने भी मुझे अंदर से ये रिपोर्ट ला कर दी है। जो रिपोर्ट हम सामने रखी गई थी उसमें देवयानी की एक बच्ची थी, लेकिन जो रिपोर्ट उसने दिखाई है उसमें देवयानी की दो बच्ची हैं। सर वह मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट तो नहीं ला पाया, बट उसने उनकी पिक्चर्स मुझे मोबाइल पे सेंड की थी। इसे देख सकते हैं। तो फिर हमें एक बार उस नर्स से फिर मिलना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है सर, पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा नरेश? सर उस हॉस्पिटल में सिर्फ वही नर्स तो नहीं थी, और भी कई पुराने स्टाफ नर्स होंगे। अगर हम गुप्त तरीके से उनसे पूछताछ करें तो शायद कुछ पता चल सकता है। ठीक है, कल जाकर वहाँ पर पता करते हैं। विशाल के मोबाइल पर सुहानी का मैसेज आता है कि थोड़ी देर में उसे पार्टी में आकर मिले। अच्छा भाई नरेश, मैं चलता हूँ, आज तुम्हारी मैडम ने पार्टी रखी है। अगर वक्त पर नहीं पहुँचा तो यह कैसे छोड़ो, मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। बिल्कुल जाइए सर, होम मिनिस्ट्री तो नाराज़ मत कीजिए। विशाल घर पहुंचता है। जानकी जी कहती है कितनी देर से आया है पता है? बहू का कितनी बार फ़ोन आ चुका है। हम सब तैयार हैं, जा जल्दी से तैयार होकर आ जा। वेदई नहीं जा रही। अरे वह लड़की क्या करेगी पार्टी में? लेकिन माँ हम उसे इस तरह अकेले घर में नहीं छोड़ सकते। अरे तू फिक्र मत कर, मैंने बगल वाली चौधराइन से बात बता दिया है, उसी के घर थोड़ी देर चली जाएगी। नहीं, मैं वेदई को तैयार करवा लो, उसे अपने साथ लेकर चलो। ये लड़का भी ना, चलो महारानी तुम भी तैयार हो जाओ, चलकर हमारे साथ। विशाल कमरे में जाता है। उसे एक बेहद ही खूबसूरत सूट रखा हुआ मिलता है। उस पर चिट लगी थी, आज शाम को यही पहन कर आना। ओह हमारी बीबी ने हमारे लिए पसंद किया है, नाइस। थोड़ी देर में विशाल सबको लेकर पार्टी में पहुंचता है। इतना अच्छा और विशाल डेकोरेशन देखकर जानकी जी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। राघव जी कहते हैं श्रीमती जी अपना मुंह बंद कर लीजिए, सबकी नज़रें हमारी तरफ ही हैं। सुहानी आकर के कहती है कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम अपनी ही शादी की पार्टी में? सॉरी बेबी। सुहानी विशाल का हाथ पकड़कर सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, मगर वैदेही को वहाँ पर देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। सारे मीडिया वाले सुहानी से सवाल करते हैं, मिस सुहानी, हमारा मतलब मिसेस सुहानी, आपने एक आम आदमी से शादी क्यों की, जबकि आपके पास तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आ रहे थे? सुहानी का के साथ काम करने वाले एक्टर कहते हैं भाई हमने सुहानी को कई बार प्रपोज किया, पर इसने हम सबको रिजेक्ट करके एक नॉर्मल इंसान को पसंद किया। ज़रूर मिस्टर विशाल में कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमारी सुहानी ने उन्हें पसंद किया। विशाल सबके सवाल सुनकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी उसके पास आकर हाथ पकड़कर सबके बीच लेकर जाती है और कहती है आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस इंसान में कुछ तो अलग है जो बाकी किसी में नहीं है। बाकी सब लोग मुझे अमीर सक्सेसफुल लड़की के रूप में देखते हैं, जबकि विशाल मेरे अंदर में के छुपे दर्द को देखता है। सबको मेरे चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी दिखाई देती है, जबकि विशाल को मेरे दिल में छुपे हुए जख्म दिखाई देते हैं। आप सबकी नज़रें जो नहीं देख सकती, इसकी नज़र मेरे अंदर वह सब देख सकती है। इसमें हर वह चीज़ है जो मैं अपने होने वाले पति में चाहती थी। इसे मेरी दौलत से नहीं, मेरे दर्द से प्यार है, मुझसे प्यार है। इसे मेरी खुशियों से नहीं बल्कि मेरे गमों से प्यार है। इसे मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्यार है। अब बताइए आप सब, हुआ ना यह स्पेशल? सभी सुहानी की बात पर तालियां बजाते हैं और विशाल सुहानी के हर की तरफ प्यार से देखता है। जानकी जी कहती हैं देखा मेरी बहू को कैसे भरे समाज में मेरे बेटे की नाक ऊंची कर दी। विशाल जब काफ़ी देर वैदेही को नहीं देखता तो जानकी जी कहती हैं माँ आपने वैदेही को देखा है? कहीं कहीं तो थी बेटा, यहीं कहीं तो थी बेटा, इतनी बड़ी महफिल है, घूम रही होगी कहीं। विशाल तुम क्यों परेशान हो रही हो, यही होगी। तभी वैदेही को देखकर विशाल कहते हैं कहाँ गई थी तुम? मैंने मना किया था ना इधर उधर जाने के लिए। वैदेही विशाल का हाथ पकड़कर कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस पानी पीने गई थी। सुहानी विशाल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और मुड़कर वेदी की तरफ देखती है। उधर शहर से बाहर उसी बंगले में बैठे एक शख्स राघव जी की तस्वीर पर क्रॉस लगाता है। बहुत दिन जी लिया बुड्ढा तू, अब परलोकवासी हो जा, बहुत जल्द तुझे इस संसारिक जीवन से मुक्ति मिलने वाली है। विक्रम जी फ़ोन पर किसी से बात करते हैं।
सुहानी पर हर वक्त नज़र रखो, उसकी हर पल अपडेट मुझे देते रहो। याद रखना, अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक नौकर बाहर से दरवाज़ा नॉक करते हुए कहता है, सर हॉस्पिटल से फ़ोन है, शांता को होश आ गया है। ठीक है चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि शांता को होश आ गया, क्योंकि एक वही है जो सुहानी को कंट्रोल कर सकती है। किस दुविधा में किस दुविधा में छोड़कर गई थी तुम? कैसे सँभालूँ तुम्हारी बेटी को? अगर उसने अपने पागलपन में विशाल को कोई नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा? पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी और विशाल वापस आने लगते हैं। वैदेही विशाल से कहती है, मैं आपके साथ गाड़ी में चलूँ? विशाल कहता है, हाँ ठीक है, चलो हमारे साथ। सुहानी वैदेही को खा जाने वाली नज़रों से देखती है। घर आकर सुहानी गुस्से में अपने कमरे में जाती है। विशाल उसे देखकर उसके पीछे जाता है। क्या हो गया सुहानी? विशाल, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस वैदेही को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि वह मेरी ज़िम्मेदारी है और यह ज़िम्मेदारी तुम्हारी ज़िंदगी में अपने पैरों से चलकर आई है। खुद तुमने इसे अपने सर पर लादा है। एक अकेली लड़की अनजान शहर में कैसे? इंसानियत के नाते उसे घर ले आया। क्यों नहीं? इंसानियत का ठेका तो मिस्टर विशाल ने ही ले रखा है। देखो विशाल, मुझे याद है वैदेही बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे घर से दूर कर दो। विशाल सुहानी को पकड़कर उसके करीब खींचता है और उसे, तो मैं दूर कर दूँगा, पर मुझसे दूर क्यों जा रही हो? ऐसे मुझे आज तुम पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। क्यों, आज से पहले नहीं आया था क्या? आता था, पर आज कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। सोच रहा हूँ आज तुम्हें जी भरकर प्यार करूँ, बिना रुके, बिना थके। कौन-सा टॉनिक पीकर आए हो? प्यार, इश्क और मोहब्बत का टॉनिक। चलो बेबी, चलते हैं। विशाल सुहानी को लेकर बिस्तर पर गिर जाता है और उसे किस करने लगता है। बेशर्म, कम से कम दरवाज़ा तो लगा लो। क्यों? कोई नहीं आएगा। विशाल, माँ-पापा आ गए तो खुश हो जाएँगे कि उनका बेटा उनकी बहू से कितना प्यार करता है। दूर हटो, दरवाज़ा बंद करो वरना दूर हटो। अब खुश? बंद कर दिया दरवाज़ा। ओह! गुस्सा हो गए क्या? प्यार नहीं करना? आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। पतिदेव, कल मुझे शूटिंग के लिए जाना है। विशाल, तुमने मेरी जान निकाल दी। अब सो जाओ। राघव जी सुबह-सुबह टहलने के लिए निकलते हैं। हल्की-सी धुंध थी, जिसमें वह जोश से तेज़-तेज़ चल रहे थे। तभी एक साया उनके पीछे-पीछे चलने लगता है, जिसने हुडी पहनी हुई थी, अपना पूरा चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। राघव जी के बराबर में आकर कहता है, बड़ुआ, सवेरे-सवेरे कहाँ टहलने जा रहे हो? बदतमीज़ इंसान, अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? जो इंसान जिस लायक है, उससे उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। बदतमीज़ इंसान, चला जा यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया तो इसी लाठी से तेरा सिर फोड़ दूँगा। गुरु, ज़्यादा भनभनाओ मत, वरना जर्जर खंडहर की तरह यहीं गिर जाओगे। कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछे पड़े हुए हो? तेरा साया हूँ, इसलिए तेरे पीछे पड़ा हुआ हूँ। राघव जी खड़े होकर उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं। तभी पीछे से एक और साया आता है और राघव जी के सिर पर इतनी ज़ोर से वार करता है कि तुरंत उसके सिर से खून निकलने लगता है। राघव जी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। यह साया उसके पास जाकर कहता है, मेरी डिक्शनरी में माफ़ी शब्द ही नहीं है। अब तू भी जा उन सब के पास नर्क की आग में जलने। विशाल हॉस्पिटल पहुंचता है और जानकी जी को देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, पापा को? कहाँ है वह? बेटा, तेरे पापा के सिर पर किसी ने बहुत ज़ोर से मारा है। उसके सिर में बहुत खून निकल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको बचाने के चांस बहुत कम हैं। नहीं माँ, मेरे पापा ने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। ऊपर वाला उनके साथ गलत नहीं करेगा। वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। सुहानी भी वहाँ पहुँचती है। जानकी जी और पिया की को संभालने लगती है। माँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पापा को कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह रोएंगे तो हम लोगों को कौन संभालेगा? वेदी किसी को फ़ोन करके राघव जी के बारे में बताती है। पता करने की कोशिश करो कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है। घंटों राघव जी का ऑपरेशन चलता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं। सभी लोग दौड़कर उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, अब राघव जी की क्या कंडीशन है? देखिए मिस्टर विशाल, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपके पिताजी की जान तो बच गई, लेकिन उनके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आने की वजह से हमें शंका है कि कहीं उनका मेमोरी लॉस ना हो जाए या फिर वह पैरालिसिस ना हो जाए। अब एग्जैक्ट कंडीशन तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगी। जानकी जी सर पर हाथ रखकर रोने लगती है। हमारे पति ने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब उनके साथ क्यों हुआ? बेटा, किसने किया तेरे पापा के साथ ऐसा? माँ, बिल्कुल फिक्र मत करो। यह वादा एक बेटे का अपनी माँ से कि जिसने भी मेरे पापा को इस हालत में पहुँचाया है, मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। अब सभी को राघव जी के होश में आने का इंतजार था। 6 घंटे बाद भी जब राघव जी होश में नहीं आते तो विशाल परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है, इतनी देर बाद भी मेरे पापा को होश क्यों नहीं आया? तभी सुहानी कहती है, विशाल देखो, पापा जी की उंगलियां हिल रही हैं, शायद होश आ रहा है। राघव जी सबको देखकर कुछ कहना चाहते हैं, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उनके हाथ पैर काम नहीं करते। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, करके कहते हैं, सॉरी मिस्टर विशाल,
हमने आपसे पहले ही कहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से आपके पिता को पैरालिसिस हो गया है। राघव जी की आंखों से आंसू गिरते हैं। विशाल उनके आंसू पोंछ कर कहता है, पापा आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा और आपको फिर से आपके पैरों पर खड़ा करूंगा। सुहानी तुरंत कॉल करके अपने मैनेजर से अमेरिका से डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। प्लीज़ विशाल, इस बार अपना ईगो सामने मत लाओ। बहू होने के नाते मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। मैंने अमेरिका से बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलवाई है जो पापा का चेकअप करेंगे और देखना बहुत जल्दी पापा ठीक भी हो जाएंगी। जानकी जी अपने आंसू पोंछ कर कहती है, मैंने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे विशाल जैसा बेटा और सुहानी जैसी बहू मिली। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, हमारे बहू बेटा आपका बहुत अच्छे से इलाज करवाएंगे। वैदेही सुहानी के पास आकर कहती है, आप दिल की बहुत अच्छी हैं जो अपने ससुर के बारे में इतना सोचती है, वरना आज के ज़माने की बहुएं अपने सास ससुर को कहाँ रखती हैं। सुहानी जानकी जी के साथ रात में हॉस्पिटल में ही रुकती है। विशाल को ज़बरदस्ती घर भेज देती है ताकि उसे आराम मिल सके। सुबह अकेले पिया हॉस्पिटल आती है। ये देखकर सुहानी कहती है, तू अकेले आई है, तेरे भैया कहाँ हैं? वह भैया भाभी भैया एक ज़रूरी काम याद आ गया था, पर वह भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। जानकी जी कहती है, बेटा तू पिया के साथ घर चली जा, विशाल मेरे पास आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगी। विशाल आ जाए उसके बाद मैं पिया के साथ चली जाऊंगी। जानकी जी पिया से पूछती है कि वह लड़की घर में अकेली है, तूने हर जगह ताला मारा या नहीं? हाँ नाम मामी, मैंने हर जगह ताला लगा कर आई हूँ, परेशान मत होइए। यह तुझे क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मामा मामी, मामा जी की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बस इसलिए उदास हूँ। काफ़ी देर बाद जब विशाल वापस नहीं आया तो सुहानी बाहर आकर उसका नंबर लगाती है, पर विशाल उसका फ़ोन नहीं उठाता। जानकी जी कहती है, बेटा मैं तुझसे बोल रही हूँ, तू चली जा। कब तक विशाल का इंतजार करेगी? रात भर की जागी हुई है, भूखी प्यासी है। बेटा जाकर आराम कर ले, कुछ खा पी ले। हाँ लेकिन आप भी तो रात भर की जागी हैं, क्योंकि मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और फिर मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। सुहानी बाहर सामान लेने आती है, तभी उसके मोबाइल में कोई मैसेज आता है। सुहानी जैसे ही मैसेज खोलती है उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें अंगारे बरसने लगती हैं। सुहानी तुरंत विशाल का नंबर लगाती है और बार बार विशाल को कॉल करती है, पर जब विशाल कोई जवाब नहीं देता, सुहानी तुरंत अपना ड्राइवर लेकर घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुँच सुहानी अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर विशाल नहीं था। सुहानी वैदेही के पास जाती है जो कमरे में बैठी हुई थी। सुहानी उसके पास जाकर उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ रात गुजारने की? कमीनी, मेरे ही बिस्तर में मेरे ही पति के साथ रंगरेलियां मनाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यही सब करना चाहती थी ना तू? पहले दिन से यह सब मुझे कुछ न समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा था कि तुम मेरे विशाल पर डोरे डाल रही हो। वैदेही उसका हाथ छुड़ाकर कहती है, मैडम जी मेरी कोई गलती ना है, डोरे तो आपका पति मुझ पर डाल रहा है। वरना आप ही बताइए, भला कोई इंसान अपनी सुहागरात में अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर मेरे पास कहाँ आएगा? मेरी तकलीफ उसे आपकी खुशियों से ज़्यादा बढ़कर लगी। अब आप ही सोच सकती हैं, आपके साथ उन्होंने शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आप एक पैसे वाली हो। आपके पास नाम है, शोहरत है, आपके साथ साथ उनका भी नाम दुनिया में हो जाएगा। खुद अपने दिमाग से सोचिए मैडम जी, जिसका बाप अस्पताल में इस हाल में पड़ा हो, भला अपने घर में आकर आराम क्यों करने लगेगा? अरे वह तो मुझे हमेशा से ही पाना चाहते थे, वह तो वक्त ना मिल रहा था। तभी कल रात उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में खींच लिया। और उसके बाद तो आप जानती ही हैं, आपके पति इतना परेशान किया मुझे रात भर। आज मैं तेरी जान ले लूँगी वैदेही। सुहानी पास में पड़ा चाकू उठाकर वैदेही को हमला करती है। तभी वैदेही की नज़र विशाल पर पड़ती है और वह दौड़कर उसके गले लग जाती है। साईं प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, देखिए आपकी पत्नी को क्या हो गया, वह मुझे जान से मारना चाहती है। सुहानी के हाथ में चाकू देखकर विशाल कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सुहानी? अच्छा अब यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? रात भर मेरे बिस्तर में इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, इसका क्या विशाल? इसलिए रात में घर वापस आए थे। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो नहीं हो गया सुहानी? क्या बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ तो फिर ये तस्वीर कैसी है? पर इस लड़की ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि कल रात तुम दोनों रात में साथ गुजारी है। राम राम, भगवान से डरो मैडम जी, मैंने कब कहा आपसे? तस्वीर दिखाकर विशाल कहता है, ये सब क्या है? किसने भेजी है तस्वीरें तुम्हारे पास? दिखाई नहीं देता अननोन नंबर से आई है। विशाल वेदई की तरफ देख कर कहता है, ये सब क्या है वेदई? भगवान झूठ ना बुलाए साहब जी, हम ना जाने यह सब क्या है। सुहानी कहती है, अब तुम दोनों शराफत का मुखौटा उतारो। जब सच्चाई हमारे सामने आ गई तो दोनों ऐसे मासूम बनकर खड़े हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। विशाल सुहानी के करीब आकर कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है सुहानी? सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर तुम मुझ पर शक कर रही हो? विशाल जी, लड़की सामने खड़ी है ना, इसके दो चेहरे हैं। यह मेरे सामने कुछ और बोल रही है, तुम्हारे सामने कुछ और।
बोल रही है। मेरा यकीन मानो, इन तस्वीरों को पीछे भी इसी का हाथ होगा। अरे हाथ पैर हमारा कुछ भी नहीं है साहब जी। मैडम जी तो फालतू में हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। साहब जी भला आप ही बताइए, हम कब आए आपके इतनी करीब? जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाया गया है, वैसे ही रोने का ड्रामा करने लगती है। मेरी भी कोई इज्जत है साहब जी, भला कोई लड़की अपने हाथों से उसे क्यों बर्बाद करना चाहेगी? देखो सुहानी, मुझे लगता है कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं तुम्हारे पापा तो ऐसा नहीं कर रहे? क्या बात है विशाल, जब मेरे पापा को भी बीच में ले आई, वह अपनी बेटी का घर तोड़ने के लिए इस तरह की घटिया चालें नहीं चलेंगे। भले ही वे मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, पर वे इस तरीके के गंदे काम भी नहीं करते। चलो छोड़ो विशाल, आज कम से कम मुझे सच्चाई का पता तो चला। मुझे ना तुम दोनों पर पहले दिन से ही शक था, वरना भला कोई इंसान अपनी फर्स्ट नाइट पर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर लड़की के लिए पागलों की तरह पूरे शहर में दवाइयाँ नहीं ढूंढता है। सुहानी, तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकती। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मेरी ज़िंदगी में अगर कोई है तो सिर्फ तुम। सिर्फ दिखावे के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ विशाल। पहले तो तुम एक अनजान लड़की को अपने घर लाकर बिठा लेते हो, उसके बाद अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसकी परवाह करते हो, और जब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिलहाल तुम जानते हो कि मुझे ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ वापस अपने घर। सुहानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागलों जैसी बातें कर रही हो। इतनी सी बात के लिए अपना घर छोड़ कर चली जाओगी? पहली बात तो यह छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारती तो तुम क्या करते विशाल? सुहानी अपना सामान लेकर घर से चली जाती है। विशाल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और सुहानी नहीं रुकी। विशाल एक हारे हुए इंसान की तरह लाचार खड़ा रहता है, सुहानी को जाते हुए देखता रहता है। वहीं वैदेही धीरे से मुस्कुराकर कहती है, खेल तो अब शुरू हुआ है सुहानी, देखो किस तरह तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आती हूँ। विशाल सुहानी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुहानी घर से बाहर निकल जाती है। वैदेही रोते हुए कहती है, देखिए ना विशाल जी, बिना किसी मतलब के सुहानी जी नाराज होकर चली गई। अरे वह तो आपकी पत्नी है, आप पर भरोसा तो करना चाहिए। ऐसी तस्वीरें देखकर भला कौन अपने नए नवेले पति को छोड़कर जाता है? ऊपर से घर की ऐसी हालत, बाबूजी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में है, माँ जी भी अस्पताल में है। उन्हें कुछ तो समझदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन भाई वह तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, क्यों सुनेगी आपका कहना? सुहानी गुस्से में अपने घर आती है। उसे देखकर शांता कहती है, बेबी तुम यहाँ इस वक्त? सुहानी शांता के गले लगकर कहती है, आप ठीक हैं? आप घर पर कब आई, हमें बताया क्यों नहीं? ऊपर से विशाल जी कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सुहानी? तुम्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए ना। हमने सुना है तुम्हारे ससुर पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे हालत में उनके पास होने की बजाय तुम बैग लेकर इस घर में क्या कर रही हो? क्योंकि मैं उस घर को छोड़ कर आई हूँ, मैं विशाल के साथ नहीं रहना चाहती। विक्रम जी ताली बजाकर कहते हैं, क्या बात है? देखा शांता, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है इस लड़की की शादी को, और यह अपना पति और घर छोड़कर वापस इस घर में आ गई। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस बदतमीज लड़की की शादी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह पागल है। अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए मिस्टर विक्रम चोपड़ा। पागल नहीं हूँ मैं, विशाल ने मुझे धोखा दिया है। मेरे होते हुए उसने दूसरी लड़की के साथ रिश्ता बनाया है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड चीज़ें पसंद नहीं। मत भूल लड़की की तेरी सच्चाई क्या है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की के प्यार पर कुर्बान कर दी जो ना जाने कितनों के हाथों आ चुकी थी, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। तू अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शांता, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आइए। अपने कदम वहीं रोक दो सुहानी, यह मेरा घर है और यहाँ पर तुम अपनी मर्जी के बिना नहीं रह सकती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अपने घर वापस लौट जाओ। हरगिज़ नहीं, मैं सड़क के किनारे रह लूँगी, फुटपाथ पर रह लूँगी, पर उस घर में अब वापस बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाकर सड़क पर रहो, फुटपाथ पर रहो, पर मेरे घर से बाहर निकलो। शांता कहती है, मालिक आप तो समझदारी से काम लीजिए। इतनी रात में बेबी कहाँ जाएगी? इसके खतरा भी हो सकता है। अगर ये अभी नहीं गई शांता, तो इसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर खतरा आ सकता है, जो मैं नहीं चाहता। सुहानी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है, सुहानी बैठने के लिए मना कर देती है और पैदल ही अपना बैग घसीटते हुए सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। कुछ मनचले लड़के वहाँ से निकलते हैं और सुहानी को देखकर कहते हैं, अरे यार देख, ये तो टॉप एक्ट्रेस सुहानी चोपड़ा है ना? अरे हाँ यार, लग तो वही रही है। मैडम, यहाँ सड़क के किनारे बैठकर फिल्म की शूटिंग कर रही हो क्या? यह रियलिटी है ऐसा तो नहीं यार कि कहीं शूट हो रहा हो और कहीं खामखा हमें जूते पड़ जाएं? वो मनचले लड़के सुहानी के पास जाकर कहते हैं, अरे मैडम, आपको इस वक्त बाहर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्या जाने किसका दिल मचल जाए। हमने तो सुना है आपकी अभी अभी शादी हुई है। क्या हुआ, पति मज़े नहीं दे पा रहा क्या? तो हमारे पास आ जाओ। सुहानी अपनी जलती हुई निगाहों से उन लड़कों की तरफ देखती है और खड़े होकर कहती है,
हाँ, मज़ा चाहिए, आओ। लो आकर मुझे मज़े, मेरे शरीर में बहुत गर्मी भरी है, बुझा सकते हो उसको? अरे मैडम जल्दी आइए, बताइए कहाँ चलें? किसी होटल में चलेंगी या यहीं सड़क के किनारे शुरू हो जाएँ? होटल चलने की क्या ज़रूरत है? अभी यहीं इसी वक़्त करते हैं ना सब कुछ। लड़के खुश होकर कहते हैं, अरे यार लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है मैडम के अंदर, इकट्ठे चलें क्या? सभी लड़के सुहानी की तरफ बढ़ते हैं और सुहानी गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ इतनी तेज़ी से बंद करती है कि उसके हाथ की नसें तक दिखने लगती हैं। सुहानी उन लड़कों पर एकदम से टूट पड़ती है। वह लड़के हैरान रह जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं, लेकिन सुहानी उनमें से एक को भी नहीं जाने देती। यह चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सुहानी इस वक़्त एक हवसी दरिंदा बन चुकी थी। बहुत ही बेरहमी के साथ सुहानी उन बेचारों को जान से मार देती है। थोड़ी देर में वहाँ पर छत-विछत शरीर पड़े हुए थे। सुहानी ज़ोर-ज़ोर से हँसती है। औरत को कमज़ोर समझने वाले नामर्दों, तुम लोगों का यही अंजाम होगा। वहीं दूर खड़ी वैदेही ये सब देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अपने खिलाफ सबूत दे दिया तुमने, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। वैदेही के वहाँ से जाने के बाद एक साया सुहानी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुहानी उसकी तरफ पलट कर देखती है। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। कौन हो तुम? मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? देख नहीं रहे हो ये सब क्या अंजाम हुआ है? सब कुछ दिख रहा है मुझे। तुम्हें बचाना चाहते हैं इसलिए तुम्हें यहाँ तक ले जाने आए हैं। चलिए यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, दूर हटाओ अपना हाथ। यह साया सुहानी के सिर पर हाथ रखता है और थोड़ी देर में सुहानी बेहोश हो जाती है। कुछ आदमी आकर सुहानी को गाड़ी में ले जाते हैं। वह साया उन आदमियों से कहता है, यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सारी लाशें गायब हो जानी चाहिए। एक सर्वेंट आकर शांता से कहता है, बेबी ने बाहर बहुत लोगों को जान से मार दिया। शांता भागते हुए बाहर आती है जहाँ पर सुहानी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक खून की बूंद तक नहीं मिलती है। तू तो कह रहा था बेबी ने यहाँ पर कुछ लोगों को मारा है, यहाँ तो ऐसा कुछ लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे आई शपथ शांताबाई, इसी लाशें पड़ी हुई थी, मैं अपनी आँखों से देखा। सुहानी बेबी यहीं पर गुस्से में खड़ी, सबको मार दिया था उन्होंने। मैं तुमको बताने आया, बस इतनी देर में सब कुछ गायब हो गया। जादू कैसे हो गया? अरे तू बेवड़ा है, पीकर कुछ भी देख लिया होगा, फालतू में बेबी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वेदेही फ़ोन पर किसी से बात करती है और गुस्से में कहती है, दिमाग खराब हो गया? अभी 10 मिनट पहले मैं उस जगह पर से होकर आई हूँ। ढंग से जाकर देखो, चारों तरफ लाश पड़ी होंगी। उन चारों लड़कों को मेरे सामने मारा है उस सुहानी चोपड़ा ने। लेकिन मैडम यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक खून की छींट तक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग तो है। अब यह सुहानी चोपड़ा के खिलाफ एक ठोस एविडेंस है हमारे पास। कल सुबह हम एसपी साहब से मिलने चलेंगे। वैदेही एक सीबीआई ऑफिसर थी और मुंबई में हुए मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सीबीआई की हेल्प कर रही थी। इसलिए वह विशाल के घर आई थी, क्योंकि सीबीआई को सुहानी पर शक था। तभी कुछ लोग गाड़ी लेकर आते हैं और वैदेही की गाड़ी को रोककर उसे बाहर निकाल कर कहते हैं, क्या मैडम जी आजकल बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगी हो? कौन हो तुम लोग और जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? मैडम जी हमें पंगा लेना नहीं लेना है। एक आदमी मोबाइल लेकर उसे ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देता है। वैदेही चिल्लाकर उसकी तरफ दौड़ती है। कुछ लोग उसके हाथ को पकड़ कर कहते हैं, गुस्सा छोड़िए मैडम जी, अब तो यह मोबाइल गया और आप भी जाइए। वह लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वैदेही गुस्से में चिल्लाती रहती है। इधर विशाल गुस्से में अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी जानकी जी का फ़ोन आता है। बेटा तो इतनी रात तक जाग रहा है और देख बहू मेरे पास आई हुई है। मैंने इसे इतना समझाया कि घर जाकर तेरे साथ आराम कर ले, पर तैयार ही नहीं होती। कुछ परेशानी में लग रही है, पसीने में भीगी हुई है। बेटा इसको जा आकर ले जा, यहाँ से घर आराम से सो तो लेगी। सुहानी हॉस्पिटल में माँ के पास है, पर मैं फिजूल में ही परेशान हो रहा था। मैं अभी जाकर सुहानी को लेकर आता हूँ, उसे अच्छी तरह से सारी बातें समझाती हूँ। विशाल घर के बाहर निकलता है तो घर के पास ही उसे सुहानी का वही बैग रखा हुआ मिलता है जो सुहानी अपने साथ लेकर गई थी। विशाल मुस्कुराकर कहता है, तो मैडम गुस्से में बैग यहाँ छोड़ गई? विशाल हॉस्पिटल पहुँचकर सुहानी को देखकर बहुत खुश होता है। जानकी जी कहती है, बेटा कब से यहाँ पर बैठी है, इसको ले जा और पिया को भी अपने साथ ले जा। कल इसे हॉस्टल के लिए जाना है, इसके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन मामी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है हॉस्टल जाने का। मामा जी की कंडीशन इतनी बेकार है, ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ? पागल हो गई है, साल बर्बाद करेगी अपना। तेरे मामा जी के पास हम सब हैं, एग्जाम देने के बाद फिर वापस आ जाना। विशाल सुहानी की तरफ देखता है जो खामोशी से सिर झुकाकर बैठी थी। विशाल सुहानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो घर चलकर थोड़ा आराम कर लो। सुहानी अपना हाथ छुड़ा लेती है। माँ जी आप चली जाइए, मैं पापा जी के पास यहीं रहूँगी। आप भी तो 2 दिन से हॉस्पिटल में ही हैं। अरे बेटा तू मेरी फ़िक्र ना कर, तू चली जा, तेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है। मम्मी जी मैंने अमेरिका से डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई है जो कल यहाँ पर आकर पापा जी का ट्रीटमेंट करेंगे। आप टाइम से सुबह आ जाइएगा, बस रात में मैं रुक रही हूँ।
इसके आगे और कुछ नहीं। जानकी जी विशाल की तरफ देखकर कहती है, यह नहीं मानने वाली, चल बेटा मैं ही चलती हूँ तेरे साथ। विशाल सुहानी की तरफ देखता है और फिर उदास होकर बाहर निकल जाता है। राघव जी की आंख खुलती है, सामने सुहानी को देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सुहानी उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ पापा जी, आपको ठंड लग रही है क्या? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। राघव जी का चेकअप करके कहते हैं, यह तो ठीक है, फिर इस तरह से परेशान क्यों लग रहे हैं? शायद इन्होंने किसी चीज़ को देख लिया था जिसे देखकर काफ़ी डर गए हैं। राघव जी अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। डॉक्टर उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और सुहानी से कहते हैं, आप देखिएगा, अगर रात में इनकी आंखें खुलें या फिर से ऐसा करें तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सुहानी कहती है कि पापा जी को अचानक से क्या हो गया, ऐसे कांप क्यों रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इधर जानकी जी घर आती हैं और वैदेही को देखकर कहती हैं, तू अभी तक यहीं पर टिकी हुई है? पता नहीं ये मनहूस लड़की किस घड़ी में मेरे घर में आई है। जब से आई है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करो। जो कुछ भी हुआ इसमें इस बेचारी का क्या दोष? तू तो इसकी तरफदारी करना बंद कर दे। देख लेना एक दिन इसी की वजह से तुझे भी परेशानी उठानी पड़ेगी। विशाल कहता है, सही कह रही हो माँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किसी और की चाल है या फिर वैदेही का हाथ है, पर मैं इसकी जड़ तक जाकर रहूंगा। विक्रम जी बाहर निकल कर आते हैं और नौकरों से कहते हैं, सुहानी का पता किया, कहाँ गई है वह? तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या वैदेही का हाथ है इन सब में, ये विशाल जान पाएगा? क्या विशाल इस तह तक जा पाएगा या नहीं? आगे और क्या होता है? क्या राघव जी ठीक हो पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।